मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदी साहित्य के 500 नंबर के प्रश्न पत्र में 480 नंबर का प्रश्न पत्र ठीक वैसा आएगा जैसा आपके नोट्स में लिखा है। आप जो क्लास में नोट करेंगे और जो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे उससे बाहर नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर का पेपर ऐसा होगा जो दाएं बाएं होगा, और वो 20 नंबर का पेपर भी आपके नोट्स के आधार पर हो जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी युक्तियां उनका इस्तेमाल करना होगा, लेकिन हो जाएगा, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये सुविधा मेरे ख्याल से किसी और विषय में हिंदी माध्यम में भी नहीं है कि इतना आपको सर्टेनिटी के साथ, निश्चयात्मकता के साथ तैयारी हो सके। इस बार हम और जोर लगा रहे हैं। हमारी टीम में करीब 4-5 लोग हैं जो हिंदी साहित्य पे ही काम कर रहे हैं, मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। तो मैं हर टॉपिक से पहले उनसे बात कर रहा हूं कि आप ये नोट्स इस तरह से तैयार कर लें। जैसे व्याख्या एक मुश्किल प्रश्न रहता है बच्चों के लिए, तो उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो भी आपकी रेंज से बाहर कभी ना निकले। मतलब यह है कि हम लोग मिलके मेहनत करेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं चाहता हूं क्लास में सब लोग एंजॉय करें, सीखें। आतंक मेरा तो बिल्कुल नहीं होगा, आपके ऊपर होना भी नहीं चाहिए। मेरी क्लास में आपको पूर्ण आजादी है। जो 1947 में भी नहीं मिल पाई थी वो भी आजादी इस क्लास में है। तो ये कुछ बेसिक बातें मैं हर बैच में शुरू में कहता हूं ताकि हमारा, इसको आइस ब्रेकिंग कहते हैं। आइस ब्रेकिंग का मतलब जो अपरिचय है वो खत्म हो जाए, सहजता आ जाए, हमें लगे कि हम एक परिवार के लोग हैं, आपस में बातचीत ठीक से करने लगे। इस क्लास में जितने सवाल आपके मन में आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। मैं जब भी कुछ बोल रहा हूं, अगर आपको लगे कि वो सवाल यही पूछना जरूरी है, तुरंत हाथ खड़ा कीजिए, मैं आपको इन्वाइट कर लूंगा, आप सवाल पूछ लीजिएगा। बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, है ना। बस वो प्रश्न उस टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। अचानक बीच में कहीं और का सवाल आ जाए तब दिक्कत है। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जिज्ञासु कि क्लास कबीर पे चल रही है बहुत विस्तार में, अचानक हाथ खड़ा करते हैं कि सर वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका के जो बाकी देश है उनका संबंध कैसे ठीक हो सकता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। जो टॉपिक चल रहा है उस पर पूछिए, अच्छे तरीके से पूछिए। अब हम शुरू करने की स्थिति में आ गए, ठीक है। आज की पहली क्लास है, तो पहली क्लास को हम ओरिएंटेशन क्लास कहते हैं। ओरिएंटेशन का हिंदी शब्द बहुत अच्छा मेरे पास नहीं है। वो क्यों नहीं है, इसकी वजह धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि अनुवाद की अपनी समस्याएं क्या होती है। ओरिएंटेशन के लिए हिंदी शब्द अगर कहना ही हो तो जैसे गूगल ट्रांसलेट जैसी व्यवस्थाओं में उन्मुखीकरण एक शब्द चलता है। उन्मुखीकरण का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए आप इकट्ठे हुए उसकी ओर उन्मुख होने की तैयारी करना। तो अभी हम बम्बारमेंट नहीं करेंगे, बम्बारी नहीं करेंगे हिंदी साहित्य की। अब तो बहुत बेसिक बातें समझेंगे। पाठ्यक्रम क्या है, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, वो सब बातें आराम आराम से एकदम चलेंगे। आप में से कई बच्चे जो एकदम नए हैं उनको ये भी भय होगा कि हमने हिंदी साहित्य लिया, ठीक किया या गलत किया, या लें या ना लें। कुछ लोग अभी द्वंद्व में ही होंगे, क्योंकि इस बीच में ऐसी जिज्ञासाएं बहुत सारी आई। तो मैंने एक विशेष सत्र रखा था, वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, इस पर करीब 2 घंटे का। तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं उसका केवल सार 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। यदि आपको आईएएस बनना है, देखिए आपके यहां होने के 2 उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो ये कि आईएएस बनना है, दूसरा ये भी हो सकता है कि आईएएस बने ना बने ज्ञान प्राप्त करेंगे, आनंद लेंगे, ये भी हो सकता है। तो 1000 में से 2, 4, 5 बच्चों का उद्देश्य होता है आनंद प्राप्त करना, कि कुछ नया सीखेंगे, मजा आएगा, कुछ नए दोस्त बनेंगे, शायद बात भी बन जाए। तो इस चक्कर में बच्चे आते हैं। ऐसे 5-7 बच्चे जो हैं उनको केंद्र में रख के बात मैं नहीं कर सकता हूं। अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 में से 5-10 तो वो वाले हैं, ठीक है। 100-200 ऐसे जो चाहते हैं कि आईएएस बने और ज्ञान भी मिले, आनंद भी मिले। और 700-800 ऐसे बोलते आईएएस बनना है, ज्ञान तो मजबूरी है, सीने पर पत्थर रख के ज्ञान हासिल करना है, और जितने न्यूनतम ज्ञान से आईएएस बन सके उतना ही कम ज्ञान प्राप्त करना है, ज्यादा नहीं प्राप्त करना है। ज्यादा लोग इस प्रकृति के आते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो दोनों उद्देश्य चाह रहे थे, मैंने कहा आपके दोनों उद्देश्यों में से प्राथमिक कौन सा है। तो उनमें से 99% ने कहा कि आईएएस बनना प्राथमिक उद्देश्य है। मतलब साथ में मजा भी आए, ठीक बात है, ज्ञान भी मिले, अच्छी बात है। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि लगभग 97% बच्चे जो यहां बैठते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि सफल हो। वैकल्पिक विषय चुनने के कई आधार डिस्कस किए, रुचि है कि नहीं है, बैकग्राउंड है या नहीं है, छोटा है कि बड़ा है, जीएस में हेल्प करेगा या नहीं, अंकदायी है या नहीं, आदि आदि आदि।
और मैंने बहुत विस्तार में उनको ये समझाने का प्रयास किया कि सारे आधार अच्छे हैं, लेकिन दरअसल केवल और केवल एक आधार है जिसको प्राइम मानकर चलना चाहिए, बाकी सब मिथ्या बातें हैं। मिथ्या क्या होता है हम आगे चल के समझेंगे, शंकराचार्य का कंसेप्ट है। हिंदी साहित्य में बहुत सारा दर्शन भी पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा समाजशास्त्र, बहुत सारा मनोविज्ञान, वो सब हिंदी साहित्य का हिस्सा है, पढ़ेंगे। अभी के लिए आप मानिए कि झूठ है। आप दरअसल कोई विषय इसलिए ले रहे हैं कि आपको सफलता हासिल हो। सफलता का एकमात्र संबंध इस बात से है कि उस विषय में अच्छे अंक मिले आपको। एक अंक से 8-10 रैंक फिसल जाते हैं और केवल 100 अंकों में सारी दुनिया चेंज हो जाती है। प्रॉपर आईएएस से आखिरी रैंक तक की दुनिया केवल 100 अंकों की गैप की है, बस इतना ही अंतर होता है। और कल मैंने विस्तार में समझाया कि अगर आपको आईएएस बनना है प्रॉपर, तो आपको 1050 नंबर चाहिए। इन 1050 अंकों में से आप जीएस में कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो 410-20 के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। 400, 410, 15 ये सब रहेगा। आजकल जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूं। पहले 300 भी नहीं आते थे, अब बढ़ गए हैं। आप एसए में बहुत बड़े 30 मार्क खाओगे तो 160 ले आएंगे, और मैं आप सबको 30 मार्क मान लेता हूं, 160 आ गए। इंटरव्यू में 275 में से आप 175 से ज्यादा की गारंटी दे नहीं सकते। आ सकते हैं, संयोग हो सकता है, कम भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ, एक ठीक विद्यार्थी ठीक तैयारी के साथ सही बात करके आएगा तो 175 के आसपास मिल जाएंगे, ये हम मान के चलते हैं। ये तीनों मिला के कितने हुए? 570, 600, 745 हुए। और 745 के बाद जो बैलेंस रह गया वो है 305। 305 नंबर वैकल्पिक विषय में लाएंगे तो आईएएस बनेंगे। इतिहास में अभी तक 2 व्यक्तियों के 300 प्लस मार्क्स है, 310, 301। राजनीति विज्ञान में एक के हैं 312। भूगोल में एक के भी नहीं है, हाईएस्ट 291 है। दर्शन में एक के हैं 311 मार्क्स, मिहिर पटेल गुजरात में आईएएस है। हिंदी साहित्य में 11 व्यक्तियों के 300 प्लस, 9 व्यक्तियों के 290 से 300 के बीच में, और 7 के 275 से 290 के बीच में है। हिंदी साहित्य इसलिए मत पढ़िए कि मैं पढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लें मुझसे, कोई मतलब नहीं है इस बात का। मैंने जब पढ़ाना बंद किया था ये मान के किया था कि बंद मतलब बंद, ये तो संयोग से वो सब एक परंपरा चल पड़ी जो हमारी कल्पना में नहीं थी। हिंदी साहित्य इसलिए पढ़ना है कि आपकी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका यह विषय निभा सकता है, और ये बात मैं गारंटी से, दावे से कह रहा हूं। इंटरनेट पर डीओपीटी की साइट पर पिछले 4 साल की सारी मार्कशीट्स उपलब्ध हैं, वहां से देख लीजिए। बस जिस भी विषय को देखें हिंदी माध्यम में देखिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी माध्यम के अंक दिखा के आपको बताएंगे कि इतने अंक आते हैं। अंग्रेजी माध्यम की दुनिया एकदम अलग है, वहां तो अंकों का अनुपात ही एकदम अलग हो जाता है। इसलिए मन में कोई दुविधा मत रखिए। अगर आईएएस बनना उद्देश्य है तो आप सबसे अच्छे विषय में हैं, इस विश्वास से पढ़ेंगे तो कन्विक्शन रहेगा, खुद कन्विंस रहेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। पृष्ठभूमि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से हम शुरू करेंगे ही, एकदम 0 से। जो शर्तें हैं हिंदी साहित्य पढ़ने की, वो ये है कि आपके पास एक ऐसी भाषा हो जिसमें अशुद्धियां ज्यादा न होती हो। एकमात्र शर्त ये है। अगर आप अशुद्धियां बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स की बात मैं कर रहा हूं, या ग्रामेटिकल, लिंग, वचन, वो सब अशुद्धियां, अगर वो बहुत ज्यादा है तो परीक्षा को अच्छा नहीं लगेगा, और वो बहुत ज्यादा है तो जीएस में भी अच्छा नहीं लगेगा, निबंध में भी अच्छा नहीं लगेगा, साहित्य में थोड़ा और ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके पास ऐसी भाषा है कि आप ठीक से लिख लेते हैं, फ्लो है बातों में, अशुद्धियां नहीं है या कम है, तो हिंदी साहित्य में इसके अलावा कोई भी शर्त नहीं है। सबसे मजे की 2 बातें हैं। इतने नंबर क्यों आते हैं? नंबर ज्यादा आने की एक वजह तो यह है कि साहित्य के परीक्षक आमतौर पर थोड़े सहृदय माने जाते हैं, चाहे गुजराती साहित्य हो, तमिल साहित्य हो, तेलुगु साहित्य हो, संस्कृत हो, कोई साहित्य हो, उन सब में स्कोर ज्यादा आता है। लेकिन 2 और वजह हैं, उन वजहों पर गौर करने की जरूरत है। एक सबसे रोचक वजह यह है कि हिंदी साहित्य में अगर कोई प्रश्न आ जाए और आपको ना आता हो तो भी आप गोल मटोल तरीके से लिख के नंबर ले आएंगे उसमें,
वो कैसे आएंगे अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ दिनों के बाद प्रयोग करके देखेंगे। बस आपको हल्का सा अंदाजा होना चाहिए। जैसे प्रेमचंद पे सवाल आ गया, प्रेमचंद आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। बस आपको यह पता है कि प्रेमचंद के उपन्यास का नाम गोदान है और 1936 में लिखा गया था, बस। अगर इतना भी पता है तो भी साहित्य पढ़ने के बाद आप इस तरह से उत्तर फ्रेम करेंगे कि परीक्षक को वो उत्तर अच्छा लग जाएगा। और 10 में से शायद 5 नंबर ना मिले, लेकिन 4 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे। क्योंकि साहित्य में उत्तर बंधे बंधाए नहीं होते हैं। जैसे गणित में है, आप वैकल्पिक उत्तर नहीं लिख सकते, जो उत्तर है वही लिखना है आपको। साहित्य में वैकल्पिक उत्तरों की इतनी संभावना है कि एक व्यक्ति ने उत्तर लिखा, आपने एकदम अलग लिखा, और आप दोनों को अच्छे नंबर मिले, क्योंकि सब्जेक्टिविटी का सम्मान है इस विषय में, रचनात्मकता का सम्मान है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है